हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद द वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करें वो हमारे पास है समरी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू thoracic outlet syndrome। ठीक है, हमारे पास अब समरी है, जैसे हमने सारे लास्ट में डिस्कस किए हैं लास्ट टॉपिक्स में, और इन सारी चीज़ों में उनके एक कॉम्बिनेशन उन्होंने आपको एक टेबल में दिया है जो एक समरी है। उसमें उन्होंने बता दिया आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं और किस किस तरह से हम उसको एक जल्दी से गो थ्रू देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, सो हमारे पास उन्होंने जो आपको मेजर चीज़ें बताई हैं ना, ठीक है, उसमें सबसे पहली आ जाती है पोस्चर वेरिएशन। सेकेंड वन वाज द पोस्चरल स्ट्रेस। फिर हमारे पास आ जाती है रेस्पिरेटरी पैटर्न। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंजेनिटल फैक्टर्स। फिर हमारे पास आ जाती है ट्रॉमेटिक इंजरीज। फिर हमारे पास आ जाती है हाइपरट्रॉफी और स्कारिंग बेसिकली स्कारिंग आती है। ठीक है, सो इसके बाद है हमारे पास इंजरीज। ये मेजरली हमारे पास उन्होंने आपको कॉजेस बता दिए। ओके, तो अब हम इसको एक एक करके जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। हमारे पास है पोस्चरल वेरिएशंस। पोस्चरल वेरिएशंस जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, फॉरवर्ड हेड हो जाना, शोल्डर राउंडेड हो जाना, मसल की शॉर्टनिंग हो जाना, जैसे स्केलिंग्स में हो गए, एलिवेटर हो गए, सबस्कैपुलरिस हो गया, पेक्टोरालिस माइनर हो गया। ये हमारे पास मेजरली जो है ना आपके पास ये जो चीज़ें क्या करती हैं कि आपके पास पोस्टल वेरिएशंस होती हैं जो हमारे पास एट द एंड टीओएस कॉज करती है। ठीक है, डिप्रेस, हाँ, क्लैविकल का डिप्रेस होना भी हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पोस्टल वेरिएशन कॉज करती हैं। पोस्टल स्ट्रेस का मतलब और पोस्टल वेरिएशन में यही मेजर डिफरेंस होता है कि वेरिएशंस ये होती हैं कि स्पेसिफिकली आपके पोस्चर में इटसेल्फ कोई डिफेक्ट आ गया। ठीक है, ड्यू टू एनी शॉर्टिंग, और या आपके जैसे राउंडेड शोल्डर हो गए, आपके पास फॉरवर्ड हेड हो गया इन साइड कंडीशंस में। लेकिन पोस्टल स्ट्रेस जो है ना वो आप फिजिकली दे रहे होते हो, जैसे कोई हैवी सूटकेस उठा लिया, कोई ब्रीफकेस उठा लिया, कोई आपका पर्स हैवी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने बैग वगैरह कैरी कर लिया है जो स्ट्रेस सीधा शोल्डर गर्डल को दे रहा है। एट द एंड हमारे पास थोरेसिक आउटलेट की प्रेशर दे रहा है या हमारे पास ट्रैक्शन कॉज कर रहा है हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस में। ठीक है, सो हमारे पास दैट वन वाज द सेकंड वन। हमारे पास थर्ड जो था वो रेस्पिरेटरी पैटर्न्स आ जाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी पैटर्न्स कैसे इफेक्ट थे, बेसिकली अगर एजमा या एम्फोसीमा के पेशेंट्स है ना, तो उनमें ये होता है कि मेजरली क्या होता है कि जब स्केलेटल मसल्स का ओवर यूज हो जाता है ना, या वो यूज ज़्यादा करते हैं, कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम स्केलिंग्स होते हैं ना वो अपर रिब्स को एलिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्यों एलिवेट होती है, क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो जाती है स्केलिंग्स की। जब स्केलिंग्स की हाइपरट्रॉफी होती है तो वो स्लाइडली सा हमारे पास एलिवेशन कॉज करते हैं अपर रिब्स की, जिसकी वजह से एट द एंड टीयर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और एलिवेटेड अपर रिब्स जो होती हैं वो डिक्रीज कर देती हैं हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास स्पेस है अंडर द। तो मेजरली हमारे पास यही चीज़ें आई थी कि रेस्पिरेटरी पैटर्न, पोस्चरल स्ट्रेस, पोस्चरल वेरिएशन। अब यहाँ पे कंजेनिटली इफेक्ट कैसे होता है कि हमारे पास हमने जैसे बात की ना कि एसेसरी रेप होगी जिसको हम सर्वाइकल रेप कहते हैं, कोई एक्स्ट्रा रेप प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रांसफर्स प्रोसेस अगर लॉन्ग है बाय बर्थ, ठीक है, एनाटॉमिकल वेरिएशन है, ठीक है, कोई बाय बर्थ की ऐसी चीज़ें हैं उसमें, तो हमारे पास हम उन चीज़ों को रिड्यूस नहीं कर सकते, वहाँ पे ट्रोमेटिक टीओएस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि और दूसरा ये कि हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस इंसल्ट होने के, और यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं मेजरली आपके पास ट्रोमा रिलेटेड। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिकली वो कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपकी नॉर्मल बॉडी से थोड़ी सी अलग है। पर्सन टू पर्सन वैसे तो चीज़ें वेरी कर रही होती हैं, लेकिन ये आपकी नॉर्मल चीज़ों से थोड़ी सी ज़्यादा अलग है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है एट दी एंड हमारे पास वर्टिब्रा जो होते हैं वो इस तरह से प्रोसेस करते हैं। ट्रोमेटिक इंजरीज की तरफ, ट्रोमेटिक इंजरीज भी क्लैविकुलर का जैसे फ्रैक्चर हो गया हमारे पास, क्लैविकल का फ्रैक्चर, सब एक्रोमियल कोई डिसलोकेशन होगी, कुछ ह्यूमरल हेड की डिसलोकेशन की वजह से, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इंजर कर रही है हमारे पास प्लेक्सिस या वेसल्स को, वहाँ पे भी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के सिम्टम आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हाइपरट्रॉफी और स्कारिंग, वही बात आ गई पेक्टोरालिस माइनर की, अगर हाइपरट्रॉफी होगी तो एट द एंड टीओएस के सिम्टम्स आएंगे। अगर कोई इंजरी हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई स्कार टिश्यू फॉर्मेशन है, कोई रीजन्स बन रही हैं, एट द एंड वो भी क्या कॉज करेंगी हमारे पास टीओएस कॉज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोबिलिटी पे अफेक्ट आ रहा होता है आपकी डिफरेंट चीज़ों की, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से एड्स था। ठीक है, सो हमारे पास एट द एंड क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक जगह क्रिएट कर लेते हैं। इन्फ्लेमेशन, जब इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज होते हैं ना वो अपनी स्पेसिफिक जगह क्रिएट करते हैं। सो एट द एंड क्या होता है कि हमारे पास कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ पे कंप्रेशन आ रहा होता है, नर्व पे, आर्टरी पे,
जो भी चीज़ वहाँ पे स्पेसिफिकली पास कर रही है, ठीक है। सो मेजरली यही चीज़ें आ रही थी कि हमारे पास क्या क्या है। दिस में अकर एनीवेयर फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामेना एट द स्पाइन टू द डिस्टल मोस्ट पोर्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्व, ये कहीं पे भी हो सकता है, स्पाइन से भी लेके मतलब जहाँ पे हमारे पास इंटरवर्टिब्रल फोरामेना है वहाँ से लेके कहीं भी आपकी जो पेरिफेरल नर्व है वहाँ तक कहीं पे भी हमारे पास हो सकती है क्या स्कारिंग या एडिशंस या टिश्यूज, ये जिस तरह डैमेज है, ठीक है। सो देयर आर नर्व टेंशन साइंस फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, यहाँ पे साइंस आपको नजर आने लग जाते हैं जहाँ पे नर्व इफेक्ट हो जाती है इंजरी की वजह से, ठीक है। सो इंजरी सेल्फ जो होती है हमारे पास एट दी एंड क्या कॉज करिए कि हमारे पास टीओएस कॉज करिए, ठीक है। अब हमारे पास कॉमन इम्पेयरमेंट्स जो आ रही होती है ना, बेसिकली हमने मेजरली आज डिस्कस करनी थी टीओएस की, वो क्या आती है, ठीक है। मतलब हमारे पास जब थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है तो उसमें कॉमन इम्पेयरमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास थी इंटरमीडिएट ब्रेकियोफ्लेक्सिस या वेस्कुलर सिम्टम्स आते हैं जिसमें पेन, पैरेस्थीसिया, नमनेस, वीकनेस, डिस्कलरेशन और स्वेलिंग आ जाती है। इसके बाद हमारे पास क्या होती है कि मसल की लेंथ इटसेल्फ इफेक्ट होती है, स्ट्रेंथ में इम्बैलेंस आता है, with tightness in anterior medial structures and weakness in posterior and lateral structures। तो हमारे पास उन्होंने कहा कि आपके पास ना मेजरली क्या होता है कि स्ट्रेंथ इम्बैलेंस जो होती है ना शोल्डर गर्दन में, उसकी टाइटनेस के साथ साथ हमारे पास स्ट्रक्चर्स में तो आ रही है, ठीक है, उसके साथ साथ वीकनेस भी आ रही होती है। अब उन्होंने कहा एंटीरियर मीडियल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो टाइट होते हैं और पोस्टीरियर लेटर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हमारे पास वीक होते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास मसल इम्बैलेंस कैसे आ रहा होता है। मतलब जो एंटीरियर साइड के हमारे पास मसल्स हैं और जो हमारे पास मीडियल साइड के मसल्स हैं वो हमारे पास टाइट हो रहे हैं, और हमारे पास पोस्टीरियर और लेटरल साइड के मसल्स जो है ना हमारे पास बेसिकली वीक हो रहे हैं। तो हमारे पास ये थोड़ा सा इम्बैलेंस आपने याद रखना है कि हमारे पास बेसिकली आप जब पेशेंट को चेक कर रहे हो ना तो आपको आइडिया हो जाता है स्लाइटली सा कि यहाँ पे क्या कॉज हो सकती है। फॉल्टी पोस्चर अवेयरनेस इन द अपर क्वार्टर, हमारे पास पोस्चर अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका पोस्चर ठीक है कि नहीं है, यहाँ पे हमारे पास अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए पता होना चाहिए कि आपको टीओएस के पेशेंट्स में फॉल्टी पोस्चर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। पुअर एंडोरेंस, हमारे पास पोस्चरल मसल्स की पुअर एंडोरेंस कैसे है, वो भी जाहिर सी बात है वो तो होगी होगी इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्योंकि एंड्योरेंस तो कम होगी जब स्ट्रेंथ ही ऑलरेडी कम है, तो एंड्योरेंस उसके बाद का एक केस सिनेरियो है, ठीक है। मतलब एक काफ़ी एंड्योरेंस एक काफ़ी आपके पास कैपेबिलिटी लगती है एक बंदे की कि वो एंड्योर कर सके किसी भी मूवमेंट को, या किसी भी हमारे पास कोई भी मसल कितना एंड्योर कर सकते हैं, इसको काफ़ी टाइम लगता है। तो जब स्ट्रेंथ ही ऑलरेडी इम्बैलेंस हो चुकी है तो एंड्योरेंस तो पुअर होगी, ठीक है। Shallow respiratory pattern characterized by the upper thoracic breathing, हाँ पैटर्न में भी इफेक्ट आता है रिस्पायरेटरी पैटर्न में, और मोस्टली अपर थोरेसिक ब्रीथिंग पेशेंट की आपको फील हो रही होती है। वो पेशेंट जो है बेसिकली अपर एरिया के मसल्स को यूज़ करेगा, जिसमें हमारे पास पैक्ट माइनर, हमने स्कैलियंस की बात की, ट्रापीजियस होता है, इसमें काफ़ी और मसल्स होते हैं। तो मेजरली अपर थोरेसिक ब्रीथिंग पेशेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द पुअर क्लाविकुलर एंड द इंटीरियर रिब मोबिलिटी, ठीक है। हमारे पास क्लाविकुलर और इंटीरियर रिब की मोबिलिटी भी खराब होगी। नर्व टेंशन के भी सिम्टम्स आएंगे, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस अगर इफेक्ट या स्ट्रेच होगा तो वो अपने सिम्टम्स एज इफेक्ट देगा कि कौन सी नर्व कंप्रेस हुई है या ब्रेकियल प्लेक्सिस इटसेल्फ कहाँ से कंप्रेस है, ये साइज से। अब हमारे पास फंक्शनल लिमिटेशन या डिसेबिलिटीज पेशेंट में क्या आ सकती है कि एक तो हमारे पास स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं कि एक्सेसिव पिलो की थिकनेस या आर्म का पोस्चर जो था वो ये कॉज कर सकता है हमारे पास स्लीप की डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन वॉज क्योंकि आर्म का एक स्पेसिफिक पोस्चर सा क्रिएट हो जाएगा, वो दर्द की वजह से भी नहीं सो सकेगा। सेकेंड वन वॉज था कि वो पिलो का थिकनेस ऐसी है कि वो नहीं सो सकता। वो दोबारा से अब सूटकेस या पर्स तो अब वो उठा नहीं सकेगा, मतलब ना वो शोल्डर की स्ट्रैप डाल सकता है, ठीक है, ना वो पेशेंट जो है वो आपका कोई ब्रीफ केस या सूटकेस उठा सक रहा है, हैवी हैवी चीज़ें नहीं उठा सक रहा है, ना वो पर्स की अपनी स्ट्रैप जो है, अगर फीमेल है तो पर्स की स्ट्रैप जो है वो बेसिकली नहीं डाल सकती। मेल भी समटाइम्स कैरी करते हैं ऐसे बैग जो आपके पास स्ट्रैप वाले होते हैं, तो हाँ वो पेशेंट जो है ना वो नहीं उठा सक रहा, ठीक है। तो मेजरली ये कॉज हो सकती है कि वो हमारे पास टीओएस का केस हो, इसकी वजह से इनएबिलिटी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन वाज द कि वो प्रोलॉन्ग ओवरहेड एक्टिविटीज नहीं कर सकेगा। जो ओवरहेड ब्रीचिंग पोजीशंस होती है ना, पेशेंट वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ना वो परफॉर्म कर सकेगा ना वो मेंटेन रख सकते। शायद स्टार्टिंग में परफॉर्म कर ले लेकिन वो उस पोजीशन को मेंटेन नहीं रख सकते। जैसे हम कॉम करके करवाते हैं ना चेक,
हमारे पास फ्रोजन शोल्डर के केसेस में इस तरह की एक्टिविटीज वो परफॉर्म तो कर लेगा, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में तो हम देख रहे थे ना, वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर सकता, मे बी पेन की वजह से, मे बी मसल वीकनेस, मसल हाइपरट्रॉफी की वजह से, उसके सिम्टम्स की वजह से वो नहीं कर सकेगा। फिर हमारे पास इनएबिलिटी टू डू सस्टेन कंप्यूटर और डेस्क वर्क नहीं कर सकेगा, ठीक है, ज़्यादा देर के लिए कंप्यूटर पे नहीं बैठ सकता या डेस्क पे नहीं बैठ सकेगा, ठीक है। टेलीफोन रिसीवर को अपने हेड या इन्वॉल्व शोल्डर से ज़्यादा देर के लिए नहीं पकड़ सकता या ना ज़्यादा देर के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकेगा। ड्राइविंग नहीं कर सकता, लंबी ड्राइविंग नहीं कर सकता। ये नहीं है कि पेशेंट अनएबल ही हो जाता है ये चीज़ें करने से, लेकिन वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए ना ये चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सक रहा होता। मतलब एक चीज़ कर तो रहा है, लेकिन जब थोड़ी देर ज़्यादा करता है ना, उसकी उसको एक पेन, एक फटीग सी फील होने लग जाती है। तो वो ये मेजरली चीज़ें जो होता है ना, पेशेंट अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो हमारे पास ये होती है कि कॉमन फंक्शन लिमिटेशन मेजरली डिसेबिलिटीज यही आ रही थी कि हमारे पास क्या है। अब ना हम बाकी जो थी ना नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जो हमारे पास बेसिकली फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट है, वो हमने देनी कैसे यूएस के केसेस में, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है, यहाँ पे हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम पहले समरी देखेंगे, फिर नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।